नमस्कार। आज हम कुछ बेहद जरूरी विषयों की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास बांग्लादेश के राजनीतिक संकट, भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले, भारत रूस संबंधों की बारीकियों और डिजिटल युग में काम के अधिकारों पर कुछ लेख हैं। आज हमारा मकसद इन खबरों को यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से समझना है। हम देखेंगे कि ये विषय सिलेबस के किन हिस्सों से जुड़ते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण, शासन और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। वहाँ युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसक अशांति फैल गई है। हादी जुलाई 2024 में शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा थे। यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये कि हादी एक इस्लामोवादी और भारत के कड़े आलोचक थे। उनके समर्थक उनकी हत्या के लिए अवामी लीग को दोषी ठहरा रहे हैं। इस घटना के बाद देश के दो सबसे बड़े अखबारों प्रथोमालो और द डेली स्टार के दफ्तरों को जला दिया गया और मायामनसिंह शहर में ईशा निंदा के आरोप में एक 25 साल के हिंदू व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। 15 महीने पहले जब हसीना सरकार गिरी थी, तब बांग्लादेश के पास सुलह और लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ने का एक मौका था। लेकिन ऐसा लगता है कि वो मौका गवा दिया गया। सही कहा। देखिए, शेख हसीना की तानाशाही ने निश्चित रूप से 2024 के गुस्से को जन्म दिया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो अराजकता की स्थिति है। अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि जमाते इस्लामी पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार इस्लामाबादी ताकतों को नियंत्रित करने में विफल रही है। लेख के अनुसार यूनुस के पास इस संकट से देश को निकालने के लिए ना तो वैधता है और ना ही संकल्प। तो इसका मतलब ये है कि भारत के लिए एक स्थिर पड़ोस की चुनौती और भी बढ़ गई है। मतलब जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, बिल्कुल। और लेख का निष्कर्ष भी यही है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ समावेशी चुनाव ही एकमात्र रास्ता है। अब भारत की बात करते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर को एक नया आयाम दिया है। ये वास्तव में बहुत दिलचस्प है। 19 दिसंबर के इस फैसले में कोर्ट ने कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीएसआर के कानूनी दायरे में शामिल कर लिया है। अब ये कंपनियों की मर्जी पर निर्भर नहीं, बल्कि एक लागू करने योग्य दायित्व बन गया है, जिसे एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन कहते हैं। और ये सब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के संदर्भ में हुआ है ना? हाँ, कोर्ट ने कहा कि एक कॉरपोरेशन एक कानूनी व्यक्ति के तौर पर संविधान के अनुच्छेद 51 AG के तहत कर्तव्य साझा करता है। इसका मतलब है कि पर्यावरण संरक्षण पर सीएसआर फंड खर्च करना दान नहीं, बल्कि एक संवैधानिक दायित्व का निर्वहन है। इससे संरक्षणवादियों को कॉरपोरेट गतिविधियों से खतरे में पड़ी प्रजातियों को बचाने के लिए कॉरपोरेट फंडिंग की मांग करने का एक मजबूत कानूनी आधार मिल गया है। मतलब ये जीएस पेपर 3 पर्यावरण और जीएस पेपर 2 शासन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। बिल्कुल। लेकिन लेख में कुछ सीमाओं का भी जिक्र है, जैसे कि फैसले में यह नहीं बताया गया है कि कौन सी कंपनियां कितना, कहां और कब भुगतान करेंगी। बिल्कुल, ये एक कानूनी व्याख्या है, कोई विस्तृत कार्य योजना नहीं। इसके अलावा बस्टर्ड के घूमने वाले स्वभाव के कारण उनके आवासों की सटीक मैपिंग एक चुनौती है। लेकिन ये फैसला निश्चित रूप से कंपनियों को रोकथाम और बहाली के लिए भुगतान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हालिया भारत दौरा दुनिया भर में चर्चा का विषय रहा। पश्चिमी देश जो यूक्रेन संघर्ष के बाद से पुतिन का बहिष्कार कर रहे हैं, इस पर खास नजर रखे हुए थे। और भारत रूस दोनों ने इस स्थिति को बड़ी चतुराई से संभाला। भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखी। इन दोनों देशों के बीच संबंधों का एक लंबा इतिहास है, जैसे 1971 की शांति, मैत्री और सहयोग संधि, जिसने बांग्लादेश की आजादी में भारत की मदद की थी। पर जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि इस दौरे के बाद जारी हुए जॉइंट स्टेटमेंट में गर्मजोशी तो थी, कनेक्टिविटी पर भी बात हुई, जैसे आर्कटिक के जरिए नॉर्दर्न सी रूट और चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। लेकिन रक्षा मामले जो हमेशा से इन संबंधों की नींव रहे हैं, वो जॉइंट स्टेटमेंट से साफ तौर पर गायब थे। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। रक्षा सहयोग हमेशा से इस रिश्ते का मूल रहा है, चाहे वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो या सुखोई Su-30 MKI विमान। इसका जिक्र ना होना इस बात का संकेत हो सकता है
कि भारत के दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है, खासकर जब भारत अब इजराइल और फ्रांस जैसे देशों से भी रक्षा खरीद में विविधता ला रहा है। लेकिन लेख एक चेतावनी भी देता है। वह पश्चिमी देशों पर निर्भरता के खतरों की ओर इशारा करता है और उदाहरण के तौर पर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के F-16 बेड़े के लिए हाल ही में मंजूर किए गए $686 मिलियन के पैकेज का जिक्र करता है। तो इसका मतलब ये है कि भारत को अपनी ऐतिहासिक दोस्ती और बदलती वैश्विक राजनीति के बीच एक बहुत ही सधा हुआ संतुलन बनाना होगा। रक्षा मामलों पर चुप्पी के पीछे की असल वजह क्या है, ये भविष्य में ही साफ होगा। और आखिर में एक ऐसे बिल पर बात करते हैं जो हमारी डिजिटल जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है। इसका मकसद कर्मचारियों को काम के निर्धारित घंटों के बाद काम से जुड़े कॉल या ईमेल का जवाब ना देने का अधिकार देना है। लेकिन स्रोत इस बिल में एक बड़ी वैचारिक कमी की ओर इशारा करता है। ये बिल ये स्पष्ट नहीं करता कि डिजिटल युग में काम की परिभाषा क्या है। यानी ये व्यवहार को तो नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे काम के घंटों के कानूनी ढांचे में शामिल नहीं कर रहा है। बिल्कुल। लेख में दूसरे देशों से तुलना भी की गई है। जैसे यूरोपीय संघ में एम्प्लॉयर कंट्रोल को काम के घंटे तय करने का एक पैमाना माना जाता है। फ्रांस और जर्मनी में भी काम और आराम के घंटों को लेकर सख्त नियम है। लेख एक और जरूरी सवाल उठाता है, क्या इस अधिकार का कोई संवैधानिक आधार है? इसका संबंध सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ता है। हाँ, लेकिन बिल में इसका जिक्र नहीं है। इसलिए लेख का निष्कर्ष है कि यह बिल इस मुद्दे पर एक व्यापक बातचीत की शुरुआत भर है। जब तक ये स्पष्ट नहीं होता कि डिजिटल श्रम मौजूदा श्रम कानूनों के दायरे में कैसे आएगा, तब तक ये बिल सिर्फ एक इरादे तक ही सीमित रहेगा। तो आज हमने पड़ोस में राजनीतिक अस्थिरता, कॉर्पोरेट जिम्मेदारी पर एक ऐतिहासिक फैसला, हमारी विदेश नीति में एक सूक्ष्म बदलाव और डिजिटल युग के श्रम अधिकारों पर एक नई बहस को समझा। इन सभी विषयों को जोड़ने वाली कड़ी है एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत। चाहे वो करंट अफेयर्स को संवैधानिक प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 21 या 51A से जोड़ना हो, या ऐतिहासिक संदर्भ जैसे 1971 की संधि को समझना हो। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे राइट टू डिस्कनेक्ट बिल डिजिटल दुनिया में काम और निजी जीवन के बीच एक रेखा खींचने की कोशिश कर रहा है, क्या विदेश नीति में भी देशों को अपनी ऐतिहासिक दोस्ती और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच ऐसी ही कोई महीन रेखा खींचनी पड़ती है?